मिस्टर एजे, मैं कह रहा हूँ मुझे वो यूएसबी आज शाम तक हर हाल में। वो गुस्से से मैसेज टाइप करता हुआ आगे बढ़ रहा था जब अचानक कोई चीज़ उसके पैर में अटकी थी और वह संभलने की कोशिश के बावजूद उल्टे मुंह नीचे गिरा था। ओ गॉड अरमान! उसके मुंह से फ़ौरन चीख निकल गई थी। उसने तो किचन से अपनी कज़िन को निकलते हुए देखा था जो उसको गिराने के इंतज़ार में बैठी हुई थी। जब कदमों की आहट करीब महसूस हुई तो फ़ौरन पाँव सामने कर दिया। यू इडियट सिली गर्ल, मैं आज तुम्हारी टांग तोड़कर कुत्तों को खिलाऊंगा। अरमान दांत पीसते हुए उसकी तरफ बढ़ा था जब वो घबराहट में हड़बड़ाकर उठती हुई भागने की कोशिश में दुपट्टे से उलझी थी और सर के बल अरमान पर जा गिरी थी। उसकी कोहनी अरमान के सीने पर लगी थी और बालों में लगी हेयर पिन अरमान के बाजू में चुभ गई थी। डफर लड़की, 1 सेकंड में खड़ी हो, इससे पहले मैं तुम्हारी जान ले लूं। वो दहाड़ा तो रिया फ़ौरन खड़ी होकर भागने की कोशिश करने लगी, पर अब अरमान उसके सामने खड़ा गुस्से से उसे घूर रहा था। इनफ इज़ इनफ। आखिर मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। डैड से बात करके तुम्हें आज ही गाँव भिजवाऊँगा। बेकार में तुम्हें यहाँ एजुकेशन दिलवा रहे हैं, समझ और तमीज़ तुम्हें फिर भी नहीं आ रही है। वो बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल करते हुए अपने कमरे में चला गया था जबकि वह जो उसके सामने सर झुकाकर खड़ी थी आईब्रो खींचकर उसे देखने लगी। धमकी तो ऐसे देकर गए हैं जैसे ताऊ जी इनकी सुन लेंगे, सड़े हुए बैगन के भरते। वो मुंह बनाती हुई अपने कमरे में चली गई थी, पर डरी हुई भी थी क्योंकि उसे गांव से आए हुए पूरे 2 महीने हुए थे और उन 2 महीनों में उसे अंदाज़ा हो गया था कि इस घर का हर मेंबर गैर महसूस अंदाज में अरमान खान से डरता था। यहाँ तक कि ताऊ जी भी उससे डरे हुए रहते थे। यही सब देखते हुए वह भी अरमान से डरने लगी थी। डफन लड़की, इसका इंतज़ाम जल्द ही करना पड़ेगा। गुस्से से अपना कोट उतारते हुए उसने बेड पर उछाला था। सिगरेट जलाकर होठों में दबाते हुए अपनी शर्ट के ऊपर के बटन खोले थे। उसी लम्हे उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी थी। सर, कस्टम की चेकिंग सख्त हो गई है, माल क्रॉस नहीं हो पाएगा, उसका खास आदमी कह रहा था। सिगरेट पीते हुए अरमान ने इनकार में सर हिला दिया था। जो भी प्रॉब्लम हो उसे ख़त्म कर दो, कस्टम ऑफिसर को जितना पैसा खिलाना पड़े खिलाओ, आई डोंट केयर। पर अगर ये कंसाइनमेंट ना पहुंची तो तुम और तुम्हारी पूरी टीम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। ठंडे शब्दों में रहते हुए वह फ़ोन बंद कर चुका था। उसका दिमाग तेज़ी से काम कर रहा था। सिगरेट पैरों से रगड़ते हुए वह बालकनी से अंदर जाने लगा था जब एक ज़ोरदार चीख सुनकर उसकी नज़र नीचे गई थी। देखो कुत्ते, मेरे साथ कमीने वाला कुत्तापन मत करो, पीछे हट जाओ। वो हाथ में वाइपर का डंडा लेकर खड़ी हुई थी और उसके सामने अरमान का पालतू कुत्ता दांत निकाल कर खड़ा हुआ था। खबरदार, अगर तुमने अपने बेहुदा मालिक की तरह मुझ पर गुर्राया तो। दोनों की एक ही फितरत लगती है। वह बोलने से बाज नहीं आई थी। अरमान के माथे पर बल पड़े थे जबकि उसकी बात समझते हुए वह कुत्ता भी बुरी तरह से गुर्राया था। आई माँ, मैं तो मजाक कर रही हूँ। आई एम सॉरी। देखो कुत्ते, काटना मुझे भी आता है, वह डंडा आगे कुत्ते की तरफ करते हुए गुस्से से बोली थी जबकि अरमान अब रेलिंग पर कोहनी टिकाकर ध्यान से इस सारे मामले को देख रहा था। वो जो समझ रही थी कि कुत्ता उसके डंडे से डर कर रुका है, नहीं जानती थी कि अरमान के इशारे पर रुका था। अरमान ने उंगली से कुत्ते को इशारा किया था और अगले ही लम्हे वह दुम हिलाता हुआ रिया के सामने बैठ गया था। वो मुंह खोलकर खुशी से कुत्ते को देखने लगी थी। गुड बॉय, अगर तुम ऐसे ही बिहेव करो तो हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। डंडा नीचा करने के बाद वह डरते डरते अंदाज में 2 कदम पीछे हुई थी ताकि फासला बढ़ते ही अंदर भाग सके और धीरे धीरे पीछे होते हुए दरवाजे तक पहुंची थी। हश सड़े हुए कुत्ते, गुस्से से कहते हुए वह अंदर भाग चुकी थी जबकि कुत्ते ने नज़र ऊपर उठाते हुए नाराज़ नज़रों से अरमान को देखा था। अरमान ना में कर सिर हिलाता हुआ वापस कमरे में आ गया था, इस बात से बेखबर कि उसके होंठों पर धीमी सी मुस्कुराहट जाहिर हुई थी, सिर्फ कुछ लम्हों के लिए। इस हवेली के सबसे बड़े रईस खान जी थे जो रिया के ताऊ जी थे। रईस खान से छोटे शाहिद खान थे, रिया के पिता, जो कुछ साल पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। उनकी एक बेटी थी रिया खान। अरमान खान उसकी बुआ का बेटा था जो बचपन में ही माता पिता के मरने के बाद से रईस खान के घर पर था। और ये सिर्फ मोहब्बत में नहीं था जो रईस खान ने उसे अपने साथ रखा हुआ था, बल्कि उसके नाम पर करोड़ों का बिजनेस था जिस पर सारी जवानी रईस खान हुकूमत करते आए थे और अपने बैंक अकाउंट भरते थे। पर अचानक सब कुछ अरमान ने टेक ओवर कर लिया था और फिर उसके बदलते हुए व्यवहार को कुछ सच्चाइयों ने घर के सारे मेंबर को
अरमान से डरने पर मजबूर कर दिया था। कुछ परेशान लग रही हो? वो किताब खोलकर बैठी हुई थी, पर नज़रें दीवार पर अटकी हुई थी। जब उसकी कजिन ने उसका कंधा हिलाते हुए पूछा था तो वह चौंक कर पलटी। अरमान की इस घर में कितनी चलती है? वो होंठ को चलते हुए पूछने लगी, जिस पर उसकी कजिन लहरा कर मुस्कुराई थी। इतनी चलती है कि पापा भी उनके फैसले के आगे कुछ नहीं बोलते। क्यों? ये मुझे नहीं पता, पर ऐसा समझ लो वह जो कह दे पत्थर की लकीर है। रईस ताऊ जी की बेटी नैना ने कहा। अगर उन्होंने ताऊ जी को कहा कि मुझे गांव वापस भेज दें तो ताऊ जी क्या करेंगे? वो अपने डर की तरफ आई थी। तुम्हें सुबह होने से पहले ही गांव भिजवा देंगे मैडम। क्यों, सब ठीक तो है ना? तुमने कुछ गड़बड़ की है क्या अब की बार? नैना चौंक गई थी। नहीं, कुछ नहीं, बस वैसे ही पूछ रही थी। घबरा कर उसने नहीं में सर हिलाया। रिया कमरे से बाहर निकल गई थी। बाहर टहलते टहलते वह अरमान के कमरे के बाहर पहुंची थी। माथे पर पसीना साफ नजर आ रहा था। वो गांव नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने आंखें बंद करते हुए दरवाजे पर दस्तक दी थी। कम इन, अंदर से आवाज़ आई। वह दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। अरमान बेड के आगे की तरफ झुका हुआ था। उसके सामने 2 भारी डंबल्स रखे हुए थे। अरमान ने एक उठाया, ऐसे जैसे उसका कोई वजन ही ना हो। डंबल ऊपर नीचे करने से उसके फिट शोल्डर फूलने लगे थे। इतना बड़ा जिम है, फिर भी कमरे में जिम, कहीं यही मुझ पर ना दे मारे, वो दिल ही दिल में सोचने लगी थी। कुछ लम्हे की खामोशी के बाद अरमान ने नज़रें मोड़कर उसे देखा था। रिया को अपने कमरे में देखकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम सख्त हो गए थे, जिसे देखकर पल भर के लिए रिया की हथेलियां पसीने से भीग गई थीं। क्यों आई हो? वो डंबल नीचे रखते हुए खड़ा हुआ था। उसके कमरे में उसके खास नौकर के अलावा किसी को आने की इजाज़त नहीं थी। वह इस लड़की की हिम्मत पर हैरान था। गाइड नाइट कहने आई थी, गुड नाइट कहने आई थी आपको, वो थूक निकलकर कहकर पलटने लगी थी, पर दरवाज़ा लॉक हो चुका था। डिजिटल लॉक वह पहली बार देख रही थी। उसने अब ध्यान दिया था, अरमान के कमरे के दरवाजे पर हैंडल ही नहीं था। ये दरवाज़ा भी मेरी शामत लाना चाहता है, वह होंठ हिलाकर दिल ही दिल में बड़बड़ा रही थी। वो इस डिजिटल लॉक पर उंगलियां चलाने लगी, जबकि एक नज़र उसकी कोशिशों पर डालकर वह वापस बेड पर पुरसुकून से एक्सरसाइज करने लगा था। ये खुल भी नहीं रहा। वो मिनमिनाई थी, काउच पर बैठ जाओ। अरमान के हुक्म पर मरती क्या ना करती, सामने काउच पर बैठ गई थी। अब अरमान का एक रुख उसकी तरफ था। अपने हाथों को बुरी तरह मसलते हुए उसकी नज़र अरमान की मजबूत कलाई पर ठहर गई थी। कमरे में इतनी ठंडक होने के बावजूद वह दोनों पसीने से भीग रहे थे, अरमान कसरत की वजह से और रिया घबराहट की वजह से। क्या बात करने आई थी? अरमान ने उसकी तरफ देखे बिना पूछा। आपकी तबीयत पता करने आई थी। वो मेरी कोहनी लगी थी ना आपको, वो सर झुकाकर बोल रही थी। अरमान ने उसे देखा और उसके बराबर में आकर बैठ गया। उसके अचानक इस तरह करीब आकर बैठने पर वह उचककर पीछे हुई थी। पॉइंट पर आओ, उसने कहा। अब की बार वो ध्यान से उसका चेहरा देखकर सीरियस होकर बोला था, माफ़ी मांगने आई हूँ। आप प्लीज़ ताऊ जी को शिकायत करके मुझे गांव मत भेजना, वह नज़र झुकाते हुए बोल गई थी, जिस पर अरमान गहरी नज़रों से उसे देखकर खड़ा हो गया था। ठीक है, जाओ, वो बोला तो रिया ने हैरानी और खुशी से उसे देखा था। उम्मीद नहीं थी जिसे सब इतना डरते थे वह इतनी जल्दी मान जाएगा। अरे वाह, आप तो बहुत अच्छे हैं, सब आपसे बेवजह ही डरते हैं। थैंक यू सो मच, वह खुशी से कहती हुई एक बार फिर से दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। दरवाज़ा लॉक है, अभी उसने इतना ही कहा था जब दरवाज़ा हल्का सा खुला। रिया का मुंह हैरानी से खुल गया। वह हैरानी से अरमान की तरफ देखने लगी। रात यहीं गुजारने का इरादा है क्या? उसे अभी तक अपने कमरे में खड़ा हुआ देखकर वह शरारत भरे अंदाज में पूछने लगा था, तो वह शर्मिंदा होती फौरन कमरे से भाग गई थी। 2 दिन गुजरे थे, वह बहुत खुश और सुकून से थी। उसे लगता था जैसे कोई तीर मारा हो। जिससे बात करने से लोग डरते थे वह उससे अपनी बात मनवा कर आई थी। सुबह वह कॉलेज के लिए तैयार होकर बाहर आई तो कोई ड्राइवर नहीं था और न गाड़ी। पूछने पर पता चला कि एक गाड़ी नैना अपने साथ ले गई है और दूसरी गाड़ी ताई जी। कोई ड्राइवर भी घर पर नहीं है। उसने फ़ोन निकालते हुए कैब बुक करवानी चाही थी, जब उसके बराबर से अरमान गुजरता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। अरमान, उसने फ़ौरन पुकारा था और भागती हुई अरमान के सामने गई थी, जबकि अरमान बिना किसी एक्सप्रेशन से उसे देख रहा था। उसे शायद चिढ़ थी,
जब कोई उसे पीछे से पुकारता था, कैब नहीं आ रही, गाड़ी और ड्राइवर भी नहीं है, आप मुझे कॉलेज ड्रॉप कर देंगे प्लीज़। इससे पहले वह मना करता वह एक बार फिर से बोली थी। अरमान ने उसे गाड़ी में बैठने का इशारा किया तो वह फ़ौरन फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर गाड़ी में बैठ गई थी। आपकी गाड़ी तो बहुत सुंदर है, अंदर से वह इम्प्रेस होती नज़रों से गाड़ी को देखते हुए कह रही थी। आपका ऑफिस कितनी दूर है? आपको तो इस गाड़ी में जाते हुए बहुत मज़ा आता होगा। वह हर 2 लम्हे के बाद कुछ ना कुछ बोल रही थी, पर अरमान की तरफ से बिल्कुल खामोशी थी। अरमान का मोबाइल रिंग हुआ तो उसकी ज़ुबान को जैसे ब्रेक लगा था। अरमान ने फ़ोन इसके लिए स्पीकर पर डालते हुए साइड में रख दिया था। बॉस कस्टम ऑफिसर बहुत ईमानदार था, रिश्वत पर नहीं मान रहा था, इसीलिए उसे जान से मार दिया। अब उसके पत्नी और बच्चों का क्या करना है, क्योंकि पत्नी को हमारी तरफ से उसकी पत्नी को क्लू मिल गया है, आदमी सीरियस होकर कह रहा था। जबकि ये सुनकर रिया की सांस थम गई थी। वह हैरानी से पहले मोबाइल को और फिर अरमान को देखने लगी थी। दबी हुई मुस्कुराहट के साथ रिया को देखते हुए अपने फ़ोन का स्पीकर बंद करते हुए फ़ोन कान से लगाया था। मारकर उसके पति के पास पहुंचा दो, उसकी पत्नी और बच्चों को, वह डायरेक्टली कहते हुए मोबाइल बंद कर गया था। जबकि कुछ लम्हों में रिया का शरीर कांपने लगा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि गाड़ी से नीचे कूद जाए। खामोश क्यों हो गई? इतनी देर से तो जुबान दुख नहीं रही थी तुम्हारी? अरमान ने दिलचस्पी से पूछा तो रिया की आंखों में आंसू जमा हो गए थे। कॉलेज कितनी दूर है? बहुत मुश्किल से उसने ये सवाल पूछा था। अरमान ने एक गहरी नज़र उसके डरे हुए चेहरे पर डाली थी। 15 मिनट का रास्ता बाकी है, तुम बातें करो, टाइम जल्दी कट जाएगा। वो मुस्कुराते हुए उसके डर से मज़े ले रहा था और ये पहली बार था, वरना आज तक उसे किसी अनजान में इतनी दिलचस्पी महसूस नहीं हुई थी। ड्राइवर नहीं है ना, मैं तुम्हें पिक कर लूँगा ऑफ पर, वो जानबूझकर बोला था। कॉलेज पीछे रह चुका था। अरमान ने एक लॉन्ग कट लिया था। नहीं, वापसी पर मुझे नैना पर पिक कर लेगी, आप प्लीज़ मत आना, वो फ़ौरन बोली थी और प्रार्थना करते हुए बाकी सारा रास्ता काटा था। कॉलेज आते ही वे फ़ौरन गाड़ी से उतरते ही अंदर की तरफ भाग गई थी। स्टीयरिंग पर मुस्कुराते हुए अरमान ने गाड़ी आगे बढ़ाई। सारा दिन गुजरा था पर वह कमरे से बाहर नहीं निकली थी और चाहने के बावजूद भी नैना को भी कुछ नहीं बता सकी थी। अब इसे सब समझ आ रहा था कि आखिर सब अरमान से इतना क्यों डरते हैं। सारी रात पढ़कर जब सर दर्द करने लगा तो वह उठकर खड़ी हुई थी। उसे चाय की तलब लग रही थी। होंठ कुचलते हुए वह कमरे से बाहर निकली थी। बाहर की तरफ झांका तो रास्ता साफ था। वह खामोशी से सीढ़ियाँ नीचे उतरते हुए किचन में आई थी। किचन की लाइट जलाते हुए वह चाय का पतीला चूल्हे पर चढ़ाते हुए उबलते हुए पानी पर नजरें टिकाई थी। फिर जब तैयार हो गई चाय तो चाय को कप में करते हुए अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई दी थी, रिया। उसने पीछे पलटकर देखा तो अरमान की आवाज़ थी। हाथ से पकड़ा पतीला लड़खड़ाया तो चाय दूसरे हाथ पर गिर गई थी। आउच! वो तड़पते हुए पीछे हुई थी जबकि अरमान उसकी तरफ बढ़ा था। उसका जलता हुआ हाथ देखते हुए उसे सिंक के पास लेकर आया था। पानी का टैप खोलकर उसका हाथ पानी के नीचे रख दिया था। कोई काम ढंग से करती हो तुम, वो गुस्से से कह रहा था। रिया आंसू साफ करते हुए होंठ बुरी तरह से कुचलने लगी। अगर नॉर्मल हालात होते तो वह जवाब ज़रूर देती, पर अब बात और थी। बैठो टेबल पर, अपने लिए कॉफ़ी बना रहा हूँ, तुम्हारे लिए चाय बना दूंगा, वह सीरियस होकर बोला था। तो रिया उसे हैरानी से देखने लगी, जो कॉफ़ी मशीन की तरफ बढ़ा था। मम, मुझे नहीं, चाय नहीं पीनी, वह फ़ौरन बोली थी। उसे भागने पर तुलता हुआ देखकर अरमान ने उसे वापस बैठने का इशारा किया था। ठीक है, फिर मेरे साथ कॉफ़ी पी लो। इस बार वह बैठ गई थी और उस लम्हे को कोस रही थी जिस समय वह कमरे से बाहर निकली थी। पढ़ाई कैसी जा रही है तुम्हारी? उसे लगातार खामोश देखकर अरमान ने सवाल किया था। बहुत अच्छी जा रही है, उसके जवाब के साथ अरमान ने उसके सामने ब्लैक कॉफ़ी का कप रख दिया था। वो जो समझ रही थी वह कॉफ़ी लेकर चला जाएगा, उसे अपने सामने बैठते हुए देखकर उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। वह रिया के बिल्कुल सामने आकर उसे गहरी नज़रों से देख रहा था कि इतनी देर में वो रोने वाली हो गई थी। कॉफ़ी पियो रिया, कॉफ़ी का एक सिप लेते हुए उसने रिया को कहा था। हालांकि नज़रें लगातार उसकी रिया के चेहरे पर थी। जी, ये कहते हुए रिया ने पहला सिप लिया था और उसे ऐसा लगा जैसे उसका गला तक कड़वा हो गया हो। क्या हुआ, पसंद नहीं आई कॉफ़ी? अरमान ने सवाल किया था। बहुत अच्छी है, मैं बाकी कमरे में जाकर पी लूँगी। उसकी घबराहट देखते हुए अरमान ने उसे जाने का इशारा किया था। अगले ही लम्हे वह गोली की स्पीड से वहाँ से निकल गई थी, जबकि अरमान की नज़रें तब तक उसका पीछा करती रही थी जब तक वह आंखों से ओझल न हो गई थी। मॉम, आपकी ये भतीजी मेरी हुई,
वो कॉफ़ी का घूंट लेते हुए अपने आप से बोल रहा था। उसके होठों पर गहरी मुस्कुराहट थी, पर डरपोक है। अभी तो मेरा असली चेहरा नहीं देखा तो ये हाल है, जिस दिन देख लिया तो उस दिन न जाने क्या होगा। वो बड़बड़ाते हुए उठ खड़ा हुआ था और कमरे की तरफ बढ़ गया था। वो ज़रूरी काम से बाहर जा रहा था जब उसने रिया को किचन की तरफ जाते हुए देखा था। दिल न जाने क्यों उसकी तरफ खींच आया था। रिया कमरे में दाखिल हुई तो दिल की धड़कन बुरी तरह से धड़क रही थी। उसे वो लम्हा याद आया जब अरमान कॉफ़ी मशीन की तरफ बढ़ा था और रिया ने उसकी शर्ट के नीचे गन देखी थी। ये तो बहुत ख़तरनाक है। मैं तो इनका सच भी जान गई हूँ। मुझे नहीं छोड़ेंगे। मुझे वापस गांव चले जाना चाहिए। बाकी पढ़ाई प्राइवेट कर लूँगी। वह पक्का इरादा कर चुकी थी। उसे अपने करियर से ज़्यादा अपनी जान प्यारी थी। कहाँ है असद? बेसमेंट में दाखिल होते ही अपनी शर्ट की आस्तीन फोल्ड करता हुआ वह घमंड के साथ कहता हुआ आगे बढ़ रहा था। चेहरे के एक्सप्रेशन बेहद ठंडे हो चुके थे। उसके खास आदमी ने तीसरे सेल की तरफ इशारा किया था। वह तीसरे सेल में दाखिल हुआ था। उसके सामने कुर्सी पर बंधा हुआ असद बेहोशी की कंडीशन में था। जगाओ इसे। अपनी मौत अपनी आंखों से देखे तब मज़ा है। अरमान सिगरेट होठों से दबाते हुए लाइटर से जलाकर लापरवाह अंदाज में बोला था। इस समय रात के 3 बज रहे थे। उसके खास आदमी ने असद के ऊपर बाल्टी भरकर ठंडा पानी फेंका तो असद हड़बड़ाकर चीखने लगा था, पर अपने सामने अरमान खान को देखकर उसकी आंखों के सामने मौत नाचने लगी थी। अरमान, नहीं, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। मुझे माफ़ कर दो। उनके पास मेरे पत्नी बच्चे थे। मेरी मजबूरी समझो प्लीज़। उसका शरीर कांपने लगा था। वह बुरी तरह से गड़गड़ा रहा था, जबकि अरमान की नज़रें सीरियस होती जा रही थी। और कुछ कहना चाहोगे अपनी सफाई में? अपने पीछे से गन निकालते हुए वह ख़तरनाक शब्दों में बोला तो असद ज़ोर ज़ोर से रोने लगा था। माफ़ कर दो अरमान, तुम जो बोलोगे मैं वह करूँगा। मुझ पर रहम करो। सिगरेट आखिरी बार पीते हुए उसने सिगरेट को नीचे फेंक दिया था और कुर्सी घसीटते हुए अरमान के सामने बैठा था। AK शर्मा के फार्म हाउस में होने वाली मीटिंग की सारी डिटेल्स चाहिए मुझे। अरमान के कहने पर कमरे में एकदम खामोशी छा गई थी। वह मेरी पत्नी और बच्चों को मार देगा अरमान, असद ने कांपते हुए शब्दों में कहा। तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अगर यहाँ से निकल जाओ तो बचा लेना अपनी पत्नी को। वो बहुत संगीन शब्दों में बोला था। असद एक एक करके उसे सारी डिटेल देने लगा था। असद उसका खास आदमी था जो AK शर्मा के साथ बहुत खामोशी से काम कर रहा था। अब मुझे जाने दो, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। अरमान को उठते हुए देखकर असद तड़प कर बोला था। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा, पर यह नहीं कहा था कि बताओगे तो छोड़ दूंगा। इतना कहते हुए अगले लम्हे अरमान ने बंदूक का ट्रिगर दबाया था और कमरे में खामोशी छा गई थी। सर, इसकी पत्नी और बच्चों का क्या करना है? उसके पीछे चलते हुए उसके आदमी ने कहा था। ये घटिया आदमी 3 दिन के लिए अपनी पत्नी AK शर्मा के बिस्तर पर छोड़ आया था। इसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली है। इसके बच्चों को यहाँ से गायब कर दो, बल्कि किसी सुरक्षित जगह पर पहुँचा दो। वो वहाँ से हुक्म देता हुआ बाहर निकल गया था, जबकि उसके आदमी असद की बॉडी को ठिकाने लगा रहे थे। प्लीज़ ताऊजी, मुझे जाने दीजिए, वहाँ मेरी सारी फ्रेंड्स होंगी। वह अपने ताऊजी के सामने खड़ी उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी। उसकी कॉलेज की दोस्त की बर्थडे पार्टी थी। उसे होटल जाना था। दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखे हुए अरमान के कदम ठहर गए थे। कॉफ़ी वाली रात के बाद से वह बिजी रहा था और रिया भी शायद उसके सामने आने से परहेज कर रही थी। अब वह एक ज़रूरी फ़ाइल पर रईस खान के सिग्नेचर उनके कमरे में लेने के लिए आया था। मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दे सकता। नैना तो होशियार है, पर तुम्हें शहर आए हुए दिन ही कितने हुए हैं। नो मोर आर्ग्यू। ताऊजी के साथ इनकार करने पर वह खामोश हो गई थी। जब अरमान दाखिल हुआ था, रिया ने ध्यान से देखा था। उसके ताऊजी फ़ौरन सीधे हो गए थे। कहाँ जाने की बात हो रही है? अरमान ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा था कि एक लम्हे के लिए उसके ताऊजी ठिठक गए थे। उसे तो किसी के मामले में बोलने की आदत नहीं थी, बल्कि वह इसके मामले में बोलता था तो वो उसका जानी दुश्मन होता था। दोस्त की बर्थडे पार्टी पर जाने की ज़िद कर रही थी, पर माहौल ठीक नहीं है और ये अभी मासूम है, इसलिए। अभी रईस खान जी ने इतना ही कहा था कि वह उनकी बात उचक गया। मैं ले जाऊंगा, तुम तैयार हो जाओ। अरमान का कहना था कि रिया खान ने बुरी तरह पहलू बदला था। नहीं अरमान, मेरा जाना इतना ज़रूरी नहीं है। वो इस मुसीबत पर बुरी तरह से पछताई थी।
जाकर तैयार हो, 15 मिनट में मुझे नीचे मिलो, हुक्म दे रहा था। रईस खान ने उसे अजीब नज़रों से देखा था। अगले लम्हे वह कमरे से निकल गई थी, जबकि रईस खान जाकर भी उसे कुछ कह नहीं सके थे। इन पर साइन कर दीजिए, उसने डायरेक्ट शब्दों में कहते हुए फाइल खोलकर उनके सामने रख दी थी, और वो न चाहने के बावजूद भी उन पर साइन कर गए थे। अच्छा लगा आपने कोई सवाल नहीं किया, दखल अंदाजी करे बिना मेरा वक्त बर्बाद नहीं किया। ये कहते हुए वह कमरे से बाहर निकला था। उसके निकलते ही उन्होंने गुस्से से गिलास उठाते हुए ज़मीन पर फेंक दिया था। फिक्र तो अब उन्हें अपनी मासूम भतीजी की हो रही थी, जो यकीनन अरमान की नज़रों में आ चुकी थी। ये सब ठीक नहीं है, वह मासूम तो बिल्कुल बेखबर है। मैं इसे अरमान के मुंह का छिचड़ा नहीं बना सकता। होठों पर मुट्ठी रखे वह तेजी से अपना दिमाग चला रहे थे, जबकि दूसरी तरफ वह ठीक 15 मिनट बाद नीचे पोर्च में मौजूद थी। उसे देखते ही अरमान की नज़रें फ़ौरन उस पर ठहर गई थी। लाइट स्काई ब्लू के कलर के सूट में वह सिंपल सी डॉल लग रही थी। बालों को हाफ खुला छोड़ते हुए पीछे वाइट कलर की क्लचर लगाई हुई थी। चले, उसकी आवाज़ पर होश में लौटते हुए अरमान ने उसे गाड़ी में बैठने का इशारा किया था। माई लिटिल प्रिंसेस, वो दिल ही दिल में बड़बड़ाया था। फिर मोबाइल पर एक नंबर डायल करके मोबाइल कान से लगाया। एक कैप्शन भेज रहा हूँ, वहाँ बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट हो रही है, लड़कों की एंट्री वहाँ बंद कर दो, वहाँ कोई लड़का या आदमी ना हो। इतना कहकर वो फ़ोन काटते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ा था। शाम के साए ढल रहे थे। गाड़ी में पूरी तरह से खामोशी थी। अरमान ने उसकी घबराहट से हाथ मसलना देखा था, और फिर गाड़ी एक होटल के सामने रुकी थी। मैसेज ड्रॉप कर देना पार्टी ख़त्म होने से पहले। तुम्हारे मोबाइल में मेरा नंबर अरमान के नाम से सेव है। अरमान के कहने पर वह चौंक गई थी। नहीं, मेरे पास आपका नंबर नहीं है, आप मुझे बता दीजिए, मैं सेव कर लेती हूँ। कहते कहते उसकी ज़ुबान को ब्रेक लगा था, क्योंकि कॉन्टैक्ट में सबसे ऊपर अरमान का नंबर दिखाई दे रहा था। वह हैरानी और यकीन न करने वाले अंदाज और घबराहट से अरमान को देखने लगी थी। क्या वह उसके मोबाइल तक की डिटेल हासिल कर चुका था? ऐसे कैसे पॉसिबल था? जाओ। अरमान के कहने पर वह घबरा कर फ़ौरन गाड़ी से निकल गई थी। दिल दर्द से धड़क रहा था। अगले लम्हे वह तेज़ी से होटल के अंदर गई थी, पर अंदर भी एक मुसीबत पहले से खड़ी थी। पार्टी में लड़कों की एंट्री बंद कर दी गई थी, और जो लड़के पहले से पार्टी में मौजूद थे उन्हें होटल से बाहर निकाल दिया गया था। कुछ देर पहले होटल में ये नियम लागू हुआ था कि लड़के लड़कियों के साथ पार्टी नहीं कर सकते थे। ये सब रिया को नॉर्मल नहीं लग रहा था। दिमाग अचानक चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि इसके पीछे भी अरमान का हाथ था। कुछ सोचते हुए उसने अरमान को कॉल मिलाई थी। जानती थी कि ये गलत था, पर अगर ये सब उसके यहाँ आने की वजह से हो रहा था तो यकीनन वह बहुत बुरा महसूस करती। उसकी कॉल दूसरी रिंग पर उठा ली गई थी। पार्टी इतनी जल्दी ख़त्म हो गई? उसने हैरानी से पूछा था। नहीं, दरअसल एक प्रॉब्लम हो गई है। अगर आप मदद कर सकते हैं तो प्लीज़ कर दीजिए। मेरी दोस्त रो रही है। पार्टी से होटल वालों ने उसके कजिन्स और भाइयों को निकाल दिया है। पहले ऐसा कोई रूल नहीं था। वो शब्द बहुत सोच समझ कर कह रही थी, जबकि अरमान होंठ बंद करके रह गया था। ठीक है, तुम परेशान मत हो, ये कहते हुए उसने फ़ोन बंद कर दिया था। और कुछ देर बाद ही मैनेजर ने आकर माफ़ी मांगी थी और लड़कों को अंदर आने की इजाज़त दे दी थी। वो जो बहुत बेफिक्र हो गई थी, नहीं जानती थी कि अरमान का सबसे ख़ास आदमी वेटर के रूप में उसकी निगरानी के लिए इस पार्टी में मौजूद था। वो लैपटॉप पर ज़रूरी फाइल्स देखने में बिजी था। माथे पर गहरी बल थे। जब उसकी मैसेज टोन बजी, स्क्रीन पर लिटिल प्रिंस नाम का नंबर जगमगा रहा था और नीचे एक छोटा सा मैसेज था, पार्टी ख़त्म हो गई है। मैसेज पढ़कर उसने एक नज़र अपने लैपटॉप पर डालकर लैपटॉप बंद कर दिया था और गाड़ी की चाबियां उठाकर स्टडी रूम से निकला था। होटल के बाहर पहुंचते ही उसने मैसेज किया तो वह थकी थकी सी बाहर निकलती नज़र आई थी। गाड़ी का दरवाज़ा खोलते ही वह फ्रंट सीट पर बैठी तो अगले लम्हे अरमान ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। कुछ लम्हे बाद अपनी नज़र रिया की तरफ उठाते हुए वह सीट से सर टिकाकर आंखें बंद कर चुकी थी। एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील संभालते हुए उसने दूसरे हाथ की मुट्ठी से अपने होठों पर दबाव डाला था। आज से पहले उसे सफ़र कभी इतना हसीन और पूरा नहीं लग रहा था जितना आज का सफ़र उसे लग रहा था। कुछ देर बाद गाड़ी के घर के पार्किंग में रुकी। रिया घर आ गया है, उसने नरमी से कहा, पर रिया के शरीर में कोई हरकत न हुई। गाड़ी से उतरते हुए अरमान ने उसकी तरफ का दरवाज़ा खोला। वह गहरी नींद में जा चुकी थी। नरमी से उसे बाजुओं से उठाया और अंदर की तरफ बढ़ गया था। बंगले के अंदर के हिस्से में कदम रखते ही उसकी नज़र सिगरेट पीते हुए लाउंज में बैठे रईस खान पर पड़ी थी।
जो रिया को उसकी पनाहों में देखते हुए बुरी तरह से पहलू बदल रहे थे। रईस खान को नज़रअंदाज करते हुए वह रिया के कमरे की तरफ बढ़ा था। अरमान उसे बेड पर लेटाते हुए उसके पाँव के करीब बैठा था, उसके पैरों से हील्स उतार रहा था, जबकि अंदर आती हुई नैना के कदम दरवाजे पर ही पत्थर हो गए थे। वह जो घर में किसी को मुंह लगाना पसंद नहीं करता था, वह उसके कदमों को छू रहा था। हील्स उतारने के बाद रिया पर कंफर्टर डालकर वो नैना को नज़रअंदाज करता हुआ कमरे से निकल गया था। ये लड़की इतनी पक्की नींद में कैसे हो सकती है? कोई खास उसे बाहों में उठाकर अंदर लाया और उसकी आंख तक न खुली। माथे पर बल डालकर वो गहरी नींद में सोई हुई रिया को देख रही थी। रिया फिर अगले लम्हे उसे गुस्से से आवाज़ लगाई थी। 3 बार आवाज़ लगाने के बाद भी रिया की आंख नहीं खुली थी, तो वह मुट्ठी बंद करके कमरे से बाहर निकल गई थी और सीधा अपने पिता के कमरे में गई थी, जिन्होंने उसे अरमान के पीछे कमरे में भेजा था। आप ठीक कह रहे हैं डैड, दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है, मुझे लग रहा है। अरमान रिया से मोहब्बत करने लगा है और वो बेवकूफ़ उसकी मोहब्बत में शामिल हो गई है। बेवकूफ़ नहीं, वह जानती नहीं है कि आग से खेल रही है। नैना परेशानी से कह रही थी, मुझे इस बात की फ़िक्र है। वह अरमान की असलियत नहीं जानती। अरमान उसका फ़ायदा उठाएगा। वह दरिंदे जैसा इंसान किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। रईस खान परेशानी से अपना हाथ रगड़ते हुए बोले थे। उन्हें अपने फैसले पर अफसोस हो रहा था। अब क्या करना है? नैना ने ओंठ कुचलते हुए पूछा था। तुम रिया को अरमान से दूर करने की कोशिश करो। इससे पहले बात और भी बढ़ जाए, उसे समझाओ अरमान से दूर रहे। अगर वह नहीं मानती तो मुझे दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा। घर में किसी कंडीशन में भी उसे अरमान के हवाले नहीं कर सकता। नैना उनकी बात समझकर कमरे से बाहर निकल गई थी। बेवकूफ़ लड़की, मोहब्बत करने के लिए उसे अरमान ही मिला था क्या? नैना अपना सर पटकती हुई कमरे में वापस चली गई थी। सुबह जब रिया की आंख खुली तो खुद को बिस्तर पर देखकर उसे हैरानी हुई थी। दिमाग पर जोर डालने पर भी उसे कुछ याद नहीं आया था। कल वह कॉलेज से बहुत थकी हुई आई थी, फिर पार्टी की थकान, उसे किसी चीज़ का होश ही नहीं रहा था। वह कपड़े चेंज करके नीचे गई क्योंकि कॉलेज के लिए लेट हो चुकी थी, पर नीचे भी उसे कोई नहीं दिखा, तो वह अपना नाश्ता लेकर कमरे में चली गई। पढ़ते पढ़ते उसका दिमाग अचानक अरमान की तरफ गया था। कितना अजीब इंसान था वो, दोस्त था या दुश्मन, समझना मुश्किल था। अरमान के बारे में सोचते सोचते ना जाने कितनी देर गुजर गई थी, जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने चौंक कर सर उठाया तो सामने नैना खड़ी हुई थी। अरमान के बारे में सोच रही थी। नैना के सवाल पर रिया की आंखें हैरानी से फैल गई थीं। इस घर में न जाने क्यों सब इतने अजीब थे। तुम्हें कैसे पता? उसने फ़ौरन पूछा। मुझे बहुत कुछ पता है जो तुम्हें फ़िलहाल समझ नहीं आएगा। तुम मेरे कमरे में आ जाओ, साथ चाय पीते हैं, कुछ ज़रूरी बात करनी है तुमसे। नैना के कहने पर वह किताबें बंद करके नैना के पीछे चल पड़ी थी। नैना के कमरे में चाय तो नहीं मिली थी, हालांकि नैना के मुंह से अजीब सी नसीहत निकल रही थी। वह नैना को बता रही थी कि किस तरह अरमान से उसकी ढेर सारी बुराइयां उसके ताऊजी और बाकी परिवार वालों के सामने की थी। पहले तो वह नैना की बातों पर हैरान हुई थी, लेकिन फिर माथे पर गहरे बल पड़ गए थे। तुम जानती हो, वह ये भी कह रहे थे कि तुम्हें वापस गांव भेज देना चाहिए। वो तो डैड, मैंने डैड से रिक्वेस्ट करके तुम्हें यहाँ रुका लिया था। मेरी बात मानो तो उनसे दूर रहो। नैना के कहने पर वह गुस्से से खड़ी हुई थी। तुमने मुझे ये सब कहने के लिए बुलाया था? चाय कहाँ है? रिया इतना कहती हुई बाहर की तरफ बढ़ गई थी। साफ साफ था उसे बहुत बुरा लगा था। मेरी बात सुनो रिया। नैना रिया के पीछे आई थी। रिया ने झटके से पलटते हुए उसे देखा था। मुझे भी तुम्हारे अरमान अच्छे नहीं लगते, जहर लगते हैं, उसने गुस्से से कहा था कि सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अरमान के कदम एक पल को रुक गए थे। और तुम्हारे अरमान भैया अंधे हैं, जिन्हें सिर्फ मेरे अंदर बुराइयां नज़र आती हैं। ऐसे लोग अपनी पत्नियों के गुलाम निकलते हैं, देखना वह भी जोरू के गुलाम बनेंगे। उसके बाकी शब्द मुंह में ही दम तोड़ गए थे जब अपने पीछे किसी की मौजूदगी और अरमान के परफ्यूम की खुशबू महसूस की थी। नैना उल्टे कदमों से कमरे में चली गई थी, पर वह जो बढ़ चढ़कर बोल रही थी, अब टांगों में भागने की ताकत भी नहीं रही थी, क्योंकि अकेला अरमान था जिससे वह घर में सबसे ज़्यादा डरती थी। वह जो अपने कंसाइनमेंट रुकने पर गुस्से से घर से लौटा था, उसकी फालतू बकवास पर दिमाग बुरी तरह से घूमने लगा था। सामने खड़ी लड़की के मुंह से इतनी बदतमीजी उसे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी थी। क्या कह रही थी तुम? ज़रा फिर से कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। बेहद गुस्से में वह अपने आस्तीन को फोल्ड करते हुए उसकी तरफ बढ़ा था। वो बंद करके दिल ही दिल में कहने लगी थी,
ऊपर वाले प्लीज़ मुझे बचा ले। आंखें मीची हुई थी वो, जबकि अरमान का दिमाग और भी घूम गया था। जैसे कि उसकी नज़र उसके डरे हुए चेहरे पर पड़ी तो सब कुछ ठहर सा गया था। वो दोनों हाथ उसके दाएं बाएं दीवार पर जमाता हुआ उसके करीब हल्का सा झुका था। उसकी होठों की हरकत को ध्यान से देख रहा था, जबकि अपने नज़दीक अरमान की खुशबू महसूस करते हुए रिया ने अपनी आंखें खोली थी। क्या बड़बड़ा रही हो? अरमान ने सीरियस होकर पूछा। सांस नहीं आ रहा प्लीज़, वह डरे हुए शब्दों में बोली। तो अरमान ने गहरी नज़र उसके चेहरे पर डालते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी फूंक मारी थी। अब आ रही है? वो अचानक घबरा गई थी, लेकिन वह मुस्कुरा रहा था। इस बार रिया की सांसें सच में थम गई थी। ताऊ जी आ जाएंगे, प्लीज़ पीछे हो जाओ। वो रोने वाली ही थी। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे ताऊ जी से डर लगता है? वो उल्टा उससे सवाल कर रहा था। रिया को अपनी धड़कन कानों में सुनाई देने लगी थी। क्या कह रही थी तुम? मैं जोरू का गुलाम बनूंगा? अरमान ने आईब्रो से कोड़कर कहा। ना नहीं बस। रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। मैं तुम्हारी बात से एग्री हूँ। मैं सच में अपनी पत्नी की बहुत कदर करूँगा। इस तरह के उसे अपना आप इस दुनिया में सबसे स्पेशल लगेगा। मेरी ज़िंदगी में आने वाली लड़की सच में बहुत लकी होगी। रिया के झुके हुए सर को देखते हुए वह गहरे शब्दों में बोला। तो रिया उसे चौंक कर देखने लगी। उसकी आंखों में नमी जमा होने लगी। मुझे आपसे बहुत डर लग रहा है अरमान जी, प्लीज़ पीछे हो जाइए। अब की बार वह घबराई हुई आवाज़ में बोली थी। एक शर्त पर, अरमान ने कहा। क्या? उसने डरते डरते पूछा। कहीं वह जान ही न मांग ले। तो मुझे आज से अरमान जी नहीं कहोगी? जी ठीक है। उसकी रजामंदी मिलते ही अरमान एक कदम पीछे जाता था और रिया तेज़ी से कमरे में से भाग गई थी। कमरे के अंदर जाते ही उसने दरवाज़ा मजबूती से लॉक कर दिया था। कहीं अरमान यहाँ भी ना आ जाए। उसका दिल फटने को तैयार था। आज उसे बहुत संगीन बात का पता चला था। वो इतनी सख्ती हरगिज़ नहीं करता था कि जितनी उसकी बदली हुई नज़रों का मतलब वह ना समझती। नहीं, मैं कल ही वापस गांव चली जाऊंगी, यहाँ नहीं रह सकती। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। वह अलमारी से अपना बैग निकालते हुए बेड पर रख चुकी थी। अपना सामान तेज़ी से बैग के अंदर भर रही थी। नैना ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी थी, पर उसने दरवाज़ा नहीं खोला था। भला ये कैसी हमदर्दी थी कि नैना हमेशा उसे मुश्किल वक्त में छोड़कर गायब हो जाती थी। अगली सुबह सूरज की रोशनी चारों तरफ फैल गई थी। वो अपने कमरे से निकली थी, क्योंकि इस समय उसके ताऊजी वॉक पर जाते थे। पर उसके आने में 5 मिनट देर हो गई थी कि वह वॉक पर निकल चुके थे। वह अफसोस ऐसा झुकाती हुई सर लॉन में ही बैठ गई थी। दिल तो कह रहा था कि सबको बिना बताए चली जाए, पर यह भी पॉसिबल नहीं था। अभी वह सर झुकाए बैठी थी जब अपने में बराबर मौजूदगी को महसूस करके उसने अपनी नज़र उठाई। अरमान ट्रैक सूट में पसीने से भीगा हुआ उससे कुछ दूरी पर बैठा हुआ अपने कान से ईयरफोन निकाल रहा था। सफ़ेद रंग की हल्की सूरज की किरणें में हीरे की तरह वह चमक रही थी। गहरी आंखें रोशनी की वजह से और भी सुंदर लग रही थीं। अरमान की फूली हुई सांस देखकर उसे अंदाज़ा हुआ था कि वह जिम करके लौटा था। सामान क्यों पैक किया है? वह जो अपना डर छुपाए बैठी थी, अरमान के सवाल पर हाथ रगड़ने लगी। वह अरमान जी कहते कहते रुकी थी। तुम्हारे हाथ में सूटकेस की चाबी है। ये उसी ताले की चाबी है जो तुम सूटकेस पर लगाती हो। अरमान ने मामूली से शब्द में कहा तो रिया ने गहरी सांस ली थी। कुछ लम्हों में सामने बैठा हुआ इंसान उसकी जान खींच लेता था, जबकि अरमान अपनी मुस्कुराहट दबाने लगा था। अब क्या बताता उसे कि वह हर काम जुनूनियत से करने का आदी तो था, फिर ये तो मोहब्बत का मामला था। जिद जुनून में पीछे रह चुकी थी। वह तो उसकी आती जाती सांसों पर नज़र रखे हुए था। बताया नहीं सामान क्यों पैक किया है? अरमान ने वापस सवाल दोहराया था। गांव की याद आ रही थी, इसीलिए वो धीमे शब्दों में बोली थी। चलो जब तुम गांव वापस जा रही हो तो मैं तुमसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि बाद में मुझे अफसोस ना हो। अरमान ने अफसोस से कहा। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। उस दिन जब तुमने पहली बार मुझे कॉलेज ड्रॉप करने का कहा था, मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ था और फिर तुम पूरे रास्ते बकबक कर रही थी। इसलिए तुम्हें डराने के लिए मैंने अपने दोस्त को मैसेज किया था और फिर वह कन्वर्सेशन। तुम्हें डरा हुआ देखकर मुझे मज़ा आया था, इसलिए आगे भी इस डर के खेल को जारी रखा। वो बहुत मामूली से शब्दों में कह रहा था, जबकि रिया की आंखें फैल गई थी। वो बंदूक क्या थी फिर? किचन की बात याद आते ही वह फ़ौरन बोली थी। वो ये थी। इस बार कहते हुए अरमान ने अपने पीछे से एक गन निकालकर उसके सामने रखी थी, जो देखने में असली लगती थी, पर छूने पर पता चलता था कि नकली है। ये आप क्यों रखते हैं? रिया ने हैरानी से पूछा था।
घर से निकलने के लिए बहुत ज़रूरी है। तुम जानती हो आजकल चोरी डकैती बहुत आम है, बस इसलिए। अरमान ने वह नकली बंदूक वापस अपने ट्राउज़र में रख ली थी। बाकी घर वाले आपसे क्यों डरते हैं? उसने आखिरी सवाल पूछा था। क्योंकि ये घर मेरे नाम पर है। अगर मुझसे नहीं डरेंगे तो घर से बाहर फेंक दूंगा। पर मैं तुमसे सच में माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मुझे तुम्हें डराना नहीं चाहिए था। जाते जाते अपना दिल मुझसे साफ़ कर लो। ये कहते हुए वह उठ खड़ा हुआ था और कुछ लम्हों में दिया को पत्थर छोड़कर अंदर गायब हो चुका था। उफ, मैं इनकी वजह से अपना करियर पर बर्बाद करके गांव जा रही थी और ये मजाक था, इतना भयानक मजाक। अगर मेरी मौत हो जाती तो? वह भी अभी तक हैरानी की कंडीशन में बैठी हुई थी। उफ, अच्छा हुआ ताऊजी से बात करने से पहले ही इस पागल आदमी ने सारी डिटेल बोल दी, वरना मैं तो गई थी काम से, इडियट। वह गुस्से से बड़बड़ाती हुई अरमान की दी हुई सफाई से बेफिक्र हो चुकी थी। होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आने लगी थी। मैं भी कितनी इडियट हूँ। वह मुझे डराते गए और मैं डरती गई। शिट, कितना डरपोक समझ रहे होंगे वह मुझे। वह बेवजह ही मैं शर्मिंदा हो रही थी। फिर कुछ लम्हे और लॉन में गुजारने के बाद वह चहचहाते हुए खड़ी हुई थी और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। उसे अलमारी में कपड़े वापस सेट करने थे। वह अंदर जा चुकी थी, जबकि बालकनी के ग्लास के शीशे के सामने अरमान अचानक हंसता हुआ आया था। कितनी आसानी से वह रिया को ट्रैप करने में कामयाब हो गया था। तुम मेरी ज़िंदगी में कदम रख चुकी हो रिया। वापस जाना नामुमकिन है। आज से तुम मुझे वैसे ही देखोगी जैसा मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। गुड मॉर्निंग ताऊजी। ठीक है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। वह ड्राइंग रूम में आते ही कुर्सी घसीटकर बैठी थी। नैना अपने पिता से बातचीत में बिजी थी। वह दोनों रिया को देखकर खामोश हो गए थे। डैड ने फैसला किया है, तुम्हें वापस गांव भेज रहे हैं, नैना ने सुकून भरे शब्दों में कहा तो रिया का चेहरा एकदम फीका पड़ गया था। क्यों ताऊजी, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं, गलती नहीं हुई, पर शहर में रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैं किसी वजह से तुम्हें वापस भेज रहा हूँ। तुम्हारी पढ़ाई का कोई नुकसान नहीं होगा। मैं वहाँ एक ट्यूटर अपॉइंट कर दूँगा। तुम प्राइवेट एग्ज़ाम दे देना। वो लम्हे भर में फ़ैसला कर चुके थे। रिया नज़र झुकाकर बैठी हुई थी, जबकि नैना दिलचस्पी से उसके चेहरे को देख रही थी। वो हैरान थी। नैना ने हाथ भी मारा तो कहा, जहाँ तक किसी की सोच भी नहीं जा सकती थी, आज तक वह इतना चाहने के बावजूद अरमान खान के सामने खड़ी नहीं हो पाई थी और उससे 3 साल छोटी थी। उसकी कज़िन ने अरमान को अपने कदमों में बिठा लिया था। रिया गांव वापस नहीं जाएगी। ड्राइंग रूम में दाखिल होते हुए अरमान ने कहा तो सब चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। मैं आपकी फ़िक्र समझ सकता हूँ, बहुत ज़्यादा फ़िक्र है आपको रिया की। आप उसे सबसे बचाना चाहते हैं। डर लग रहा है कि कहीं गलत तो मैं संगति में न पड़ जाए। बहुत मासूम है, इंसानों को पहचान नहीं पाती इसे। अरमान ने मुस्कुराते हुए जूस अपने गिलास में डाला था। रिया एक बार फिर सर झुका चुकी थी, जबकि नैना बुरी तरह पहलू बदल रही थी। आज से पहले तो वह कभी उनके साथ खाने की टेबल पर नहीं बैठा था, जबकि रिया के ताऊजी उसकी बातें समझते हुए खामोश होकर रह गए थे। क्या वह जानते नहीं थे कि सामने बैठा हुआ इंसान रिया को अपना मोहरा बना रहा था? फिक्र मत करो, आज से रिया की जिम्मेदारी मेरी है। कॉलेज आना जाना, उसे गंदे लोगों से बचाना, सब मैं हैंडल कर लूँगा। उसके कहने पर रिया का चेहरा खुशी से चमक उठा था, जबकि नैना पलटकर कमरे में चली गई थी। रिया, कमरे में जाओ, उसके ताऊजी ने कंट्रोल करते हुए कहा तो वह फ़ौरन वहाँ से उठी और अपने कमरे में चली गई थी। रिया को बीच में मत लो अरमान, वो मासूम है, उसे अपनी नफ़रत का निशाना मत बनाओ। वो दबी हुई आवाज़ में गुर्राए तो अरमान में ज़ोर से हंसने लगा। आखिर बिल्ली थैले से बाहर आ ही गई। आपकी फितरत में किसी और के लिए वफ़ा नामुमकिन है रईस खान। अब जब इतना बता ही दिया है तो रिया की इतनी फ़िक्र की असली वजह भी बता दीजिए। मैं उसे छोड़ दूँगा। वह एकदम टेबल पर आगे की तरफ झुकता हुआ सीरियस होकर बोला था। रिया के ताऊजी के चेहरे पर पसीना चमकने लगा था। वो मेरे मृत भाई की निशानी है। उनके शब्द कांप रहे थे। मरे हुए भाई की आखिरी निशानी, क्या आपकी इकलौती औलाद? इस सवाल पर उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। वहीं अरमान की एक हंसी फिर से गूंजी थी। सारी ज़िंदगी उसे दुनिया की नज़रों से छुपा कर रखा था कि दुश्मन के हाथ न लग जाए, पर आपका सबसे ख़तरनाक दुश्मन के हाथ आपकी कमज़ोरी लग गई है। मुझे बेहद अफसोस है इस बात का। अफसोस से नहीं, मैं सर हिलाता हुआ वह उठकर खड़ा हुआ था। नैपकिन से अपना चेहरा साफ करता हुआ रईस खान के सामने आया था। वो मासूम है अरमान, उसे अपने घिनौने खेल में मत घसीटो। अब की बार वह रिक्वेस्ट भरे शब्दों में बोल रहे थे। एक राज की बात बताऊं, मुझे रिया से मोहब्बत नहीं बल्कि बेइंतहा नफ़रत है। सोच रहा हूँ ऐसा क्या करूँ कि रिया समेत आपकी भी आत्मा कांप जाए, पर गरम गरम नहीं खाऊंगा। लेट्स सी।
इतना कहते हुए वह वहाँ से जाने लगा था जब रईस खान गुस्से से उसके सामने आए थे। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अगर तुमने। अरमान की उंगली के इशारे पर उनकी ज़बान पर ब्रेक लगा था। आवाज़ नीची कीजिए, जो कर नहीं सकते वह बोलो भी मत। हाँ, अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर सकते हो ताकि मुझे भी इस खेल में मज़ा आए। उनका कंधा थपकते हुए वह वहाँ से निकल गया था। रईस खान ने वहाँ रखा हुआ एंटिक पीस जोर से ज़मीन पर फेंका था। ये हकीकत तो उनके सिवा उनके साये को भी नहीं पता थी कि रिया उनकी अपनी बेटी थी। फिर अरमान कैसे जान गया था? आधी रात का समय था जब वह नींद न आने की वजह से बाहर लॉन में आ गई थी। आसमान पर सितारों को देख रही थी। उसके ताऊजी उससे नाराज़ थे। वह बात नहीं कर रहे थे और रिया को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह अपनी सोच में मगन थी जब घर के अंदर ब्लैक रंग की स्पोर्ट्स बाइक एक झटके से रुकी थी। वो चौंक कर देखने लगी। बाइक से उतरते हुए अरमान ने हेलमेट उतारते हुए बाइक पर रखा था। वो शायद उसे देख चुका था इसलिए उसकी तरफ ही आ रहा था। हेलो अरमान जी, मैंने मना किया था ना, तुम मुझे अरमान जी नहीं बोलोगी? वह सीरियस होकर कहता हुआ उससे कुछ दूरी पर बैठ गया था। फिर क्या कहूँ, आप मुझसे बड़े हैं, सिर्फ नाम लेकर पुकारना अच्छा नहीं लगता, वो परेशानी से कहने लगी। अरमान ने गहरी सांस ली। तो मुझे अरमान डियर कहा करो, ये ठीक है। अरमान की बात पर उसका दिल ज़ोर से धड़का था, क्योंकि अरमान डियर उसे सबके सामने कैसे कह सकती थी। जी ठीक है डियर। ये कहते हुए उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था, जबकि अरमान सीरियस नज़रों से उसके चेहरे को देख रहा था। भला ऐसा कैसे हो सकता था? इतनी मक्कार, आपकी मासूम बेटी, इम्पॉसिबल। वह एकदम उठकर जाने लगा जब रिया की आवाज़ पर रुक गया। डियर, ना चाहते हुए भी अरमान पलटा था। उसके मुंह से डियर उसके दिल को बड़ा भाया था। थैंक यू, आपकी वजह से मैं गांव नहीं गई। तो अरमान कोई जवाब दिए बिना अंदर की तरफ बढ़ गया था, जबकि रिया के गाल लाल होने लगे थे। क्या वह समझ नहीं रही थी अरमान की ऑफ़र? दिल जवानी की दहलीज पर कदम रख रहा था और सबसे पहले दिल पर दस्तक देने वाला अरमान खान था। वो काफ़ी देर तक वहाँ बेवजह मुस्कुराकर बैठी रही थी। अगले दिन उसकी पूरी जिम्मेदारी रईस खान के इनकार के बावजूद अरमान ने संभाल ली थी। सुबह अरमान के गार्ड्स के साथ वह कॉलेज जाती थी और वापस आती थी, जबकि रईस खान अंगारों पर लौट रहे थे। अपनी जी औलाद को बचाने के लिए उन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी बेटी को अपने आप से दूर रखा था। वह उनके सबसे ख़तरनाक दुश्मन के झांसे में थी। सर, आसिफ खास आदमी पकड़ा गया है, क्या करना है इसका? वह अपने ऑफिस में बैठा ज़रूरी फ़ाइल से देख रहा था जब उसके मैनेजर ने धीरे से बताया, कहाँ है वह? अरमान ने बिल्कुल मामूली से शब्दों में पूछा था। वो बेसमेंट में है, बहुत कोशिश की है पर कुछ नहीं उगल रहा। बस कह रहा है कि अगर मुझे कुछ किया तो तुम सब जिंदा नहीं बचोगे। मैनेजर की बात पर अरमान के होंठ मुस्कुरा गए थे। मुस्कुराहट इतनी सीरियस। ठीक है। मैनेजर ने भी डर से थूक निकला था। वो ऐसा ही था, बहुत जालिम। कुछ मत करो, बल्कि बहुत कुछ करो, उसके नाखून उखाड़ दो, उसकी इतनी दर्दनाक मौत देकर बीच सड़क पर लटका दो। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर इसका मालिक मेरा क्या बिगाड़ सकता है। कुर्सी से टेक लगाते हुए वह सुकून से बोला तो मैनेजर अगले लम्हे कमरे से बाहर निकल गया। अरमान ने घड़ी में टाइम देखा, फिर कुछ सोचते हुए खुद भी उठकर खड़ा हुआ था। लिफ्ट से नीचे गया तो उसे देखते ही ड्राइवर फ़ौरन गाड़ी ऑफिस के दरवाजे पर लाया। पीछे प्रोटोकॉल की 2 गाड़ियां गार्ड्स की थीं जो इस गाड़ी के आगे पीछे चल रही थीं। अरमान की गाड़ी कॉलेज के बाहर रुकी थी। अभी छुट्टी होने में 5 मिनट बाकी थे। 5 मिनट बाद वह अरमान को अपने दोस्तों के साथ मुस्कुराती हुई कॉलेज से बाहर आती नजर आई थी। फिर अरमान को देख चुकी थी, इसलिए दोस्तों को बाय कहते हुए गाड़ी की तरफ आई थी और दरवाज़ा खोलते ही अरमान के साथ गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई थी। हेलो डियर। डियर कहते हुए वह झिझकी थी, जिस पर अरमान ने अपनी मुस्कुराहट पर कंट्रोल किया था। उसने ड्राइवर को किसी करीब के अच्छे रेस्टोरेंट पर गाड़ी रोकने को कहा था। 15 मिनट के बाद गाड़ी एक लग्जरी होटल के सामने रुकी थी। अरमान के इशारे पर रिया भी गाड़ी से नीचे उतर आई थी। क्या खाओगी? एक खूबसूरती से सजी हुई टेबल पर बैठते हुए रिया से पूछा। कुछ भी। वह कंफ्यूज होकर इधर उधर देखने लगी। अरमान ने अपनी मर्जी से ऑर्डर प्लेस किया और नज़र रिया पर जमा दी। कोई परेशानी है? वो ध्यान से रिया को देखते हुए बोला था। नहीं, बल्कि वह घबरा रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। ये वो नहीं, मुझे ये भाषा समझ नहीं आती, जो भी बात है क्लियर कहो, अरमान ने ठंडे शब्दों में कहा। तो रिया ने गहरी सांस ली। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, वह उदास शब्दों में बोली। तो ये कि ताऊ जी ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है।
वो चाहते हैं मैं शादी कर लूँ। रिया की बात पर अरमान की आंखों का रंग बदल गया था। तो ये रास्ता तलाश किया था रईस खान ने अपनी बेटी को बचाने के लिए। तो कर लो शादी, शादी के बाद पढ़ लेना। अरमान को लापरवाही से कंधे उचकाते हुए देखकर रिया उसे बेबसी से देखने लगी थी। क्या उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था? आपको बुरा नहीं लग रहा? वो पूछे बिना रह नहीं पाई थी, जिस पर अरमान की आंखें चमक गई थीं। मैं ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करता हूँ रिया, मुझे सिर्फ इसलिए बुरा लगना चाहिए कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मेरे लिए अपनी पसंद से ज़्यादा तुम्हारी खुशी ज़रूर अहमियत रखती है। वो कितने आराम से अपनी पसंद का इजहार कर गया था। रिया का दिल ज़ोर से धड़का था। मुझे कोई एतराज़ नहीं आपकी पसंद पर, वो सर झुकाकर बोली थी। क्या अदा थी, क्या स्टाइल था इकरार का। तो खुश होकर वह खड़ा हुआ। ठीक है, अरमान ने सिर्फ इतना कहते हुए बात ख़त्म कर दी थी। खाना खाने के दौरान भी खामोशी रही थी। गाड़ी में रिया ने बात करने की कोशिश की थी पर वह नज़रअंदाज कर रहा था और ये चीज़ रिया को बहुत बुरी लग रही थी। वह चुप रही, शायद उसे बुरा लगा था रिश्ते का सुनकर। वो कॉलेज से वापस आकर अरमान को सोचते सोचते गहरी नींद में उतर चुकी थी जब जोर से कमरे का दरवाज़ा बजाते हुए नैना कमरे में दाखिल हुई थी। उसने झंझोड़ते हुए रिया को नींद से जगाया था। रिया, क्या गुल खिला रही हो तुम? नैना ने खुशी से पूछा था। रिया ना समझी उसे देखने लगी। मैंने क्या किया है? उसने नैना से पूछा। नीचे चलो, डैड तुम्हें बुला रहे हैं। नैना गुस्से से कहती हुई कमरे से बाहर निकल गई थी, जबकि रिया भी परेशानी से कमरे से बाहर निकली। नीचे आई तो रईस खान और अरमान आमने सामने बैठे हुए थे। रिया का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। क्या कह रहा है अरमान? तुम अरमान को पसंद करती हो और उससे शादी करना चाहती हो? ये मुझसे तुम्हारा रिश्ता मांग रहा है। इतना कहते हुए रईस खान बुरी तरह से दहाड़े थे। रईस खान की दहाड़ पर रिया 2 कदम पीछे हुई थी, जबकि अरमान गुस्से से रईस खान को घूरने लगा था। बोलो, पसंद है तुम्हें अरमान? इस पर अपनी पसंद का इजहार करने से पहले ये याद रखना कि अगर तुमने अरमान को पसंद किया तो मेरा और तुम्हारा संबंध ख़त्म हो जाएगा। रईस खान ने आखिरी तीर फेंका था। उन्हें विश्वास था कि अब रिया इनकार करेगी और रिया सर झुका गई थी। उसने एक नज़र उठाकर अरमान को देखा था, जो सुकून और गहरी नज़रों से उसे देख रहा था। ताऊ जी प्लीज़, मैं भी। रिया ने इतना ही कहा था जब रईस खान गुस्से से उसकी तरफ बढ़े थे। दिल कर रहा था कि सामने खड़ी अपनी बेटी का मुंह तोड़ दें, लेकिन इसी लम्हे अरमान उन दोनों के बीच में आकर खड़ा हो गया था। सोचिएगा भी मत, बेफिक्र रहिए। उसने मेरी तरफ कदम बढ़ाए हैं, उसकी सज़ा मैं आपसे भयानक दूंगा। वो रईस खान के कान के करीब धीरे से झुकते हुए बोला था। उसकी चर्चा पर रईस खान जान से हार बैठे थे। कितनी समझदार बेटी थी तुम, इनके लिए आजमाइश बन रही थी। शादी अभी होगी कुछ समय बाद। अरमान की आवाज़ पर माहौल में सन्नाटा छा गया था। रिया हैरानी से अरमान की तरफ देख रही थी, जबकि नैना की आंखों में जलन की आग दहक रही थी। ये सब ठीक नहीं कर रहे हो अरमान, मर्द बनो, सामने से मुकाबला करो, लड़की को अपनी ढाल क्यों बना रहे हो? रईस खान बेबसी से पागल होने लगे थे, जबकि अरमान मुस्कुराती हुई नज़रों से उनका ये हाल देख रहा था। उनकी कोई रिक्वेस्ट काम नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद शादी के इंतज़ाम हुए और कुछ ही देर में अरमान और रिया का निकाह हो गया था। शादी के बाद रईस खान गुस्से से घर से बाहर निकल गए थे। नैना भी नफ़रत भरी नज़रें अरमान और रिया पर डालकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। जिस लड़की को वह इस कदर मासूम समझे उसके साथ मोहब्बत से पेश आ रही थी, ये लड़की अंदर ही अंदर से कुरेद थी। ये सोचकर उसे गुस्सा आ रहा था। सब मुझसे नाराज़ हो गए हैं, रिया ने भीगे हुए शब्दों में अरमान को कहा। तो अरमान ने इस अंदाज में पूछा कि रिया के उसके अंदाज पर होंठ बंद कर गई और आंसू कंट्रोल ना होकर बह निकले थे और वह अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। जब अरमान की आवाज़ पर कदम ठहर गए। मेरे कमरे में जो आज से वही तुम्हारा कमरा है। अरमान की बात पर उसकी जान गले में आ गई थी, पर अभी तो विदाई भी नहीं हुई है। अभी ताऊ जी नाराज़ हैं। अगर मैं आपके कमरे में गई तो वो परेशानी से कहने लगी। तो अरमान की ठंडी आवाज़ आई, जितना कहा है उतना करो रिया, किसी की नाराज़गी तुम्हें नुकसान नहीं देगी। तुम्हें ख्याल मेरी नाराज़गी का होना चाहिए। मेरी नाराज़गी तुम्हें भारी नुकसान दे सकती है। अरमान के अंदाज एकदम बदल गए थे। रिया को समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। वह रोते हुए अरमान के कमरे में चली गई थी। दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था। बेड पर उल्टे मुंह लेटकर वह बुरी तरह से सिसकने लगी थी, जबकि लाउंज में अरमान की हंसी गूंज रही थी। सब कुछ आसानी से हो गया था, उसकी सोच से भी ज़्यादा। उसने सिगरेट अपने होठों में दबाई थी और फिर गहरा धुआं हवा में छोड़ दिया था। कुछ देर बाद खड़ा होकर वह अपने कमरे की तरफ गया था।
कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो रिया मुंह के बल लेटी हुई अभी तक रोने में बिजी थी। अरमान ने दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया था। रिया की सिसकियाँ एक लम्हे को रुकी थी, लेकिन अगले ही लम्हे वह वापस से सिसकने लगी थी। अरमान ने अपना कोट उतारते हुए काउच पर उछाला था और वार्डरोब से आराम से वह कपड़े निकालकर फ्रेश होने के बाद रूम में चला गया था। वह कुछ देर बाद वहाँ से निकला तो रिया वैसे ही लेटी हुई थी। गहरी सांस लेते हुए वह बेड पर बैठ गया था। अगर इतना गम था, दूसरे लोग तुम्हारे लिए इतना मतलब रखते थे, तो शादी क्यों की, मना कर देती। अरमान ने सीरियस शब्दों में कब पूछा। रिया तड़पकर उठ बैठी थी। मैं किसी से नाराज़गी पर नहीं रो रही हूँ, वो रूठे हुए अंदाज में गुस्से से बोली थी। आज वह पहली बार अरमान को गुस्सा दिखा रही थी और अरमान ने आंखें छोटी करके उसे ध्यान से देखा था। शायद ये उसी का पक्का भरोसा था। मेरी वजह से क्यों रो रही हो, मैंने क्या किया है? अरमान ने कंधे उचकाते हुए नादानी से पूछा था। आपने मुझे डांटा है, आपने गलत व्यवहार किया है मेरे साथ। मैंने आपकी खातिर सब कुछ छोड़ दिया और आप मेरे साथ इस तरह बिहेव कर रहे हैं जैसे कोई अजनबी। वो इतना कहकर फूट फूट कर रोने लगी थी। आपको तो मुझे चुप करवाना चाहिए था, मुझे हौसला देना चाहिए था, और आप तो शादी के पहले दिन ही बदल गए। ये कहते ही वह चेहरा दूसरी तरफ मोड़कर रोने लगी थी। अरमान ने गहरी सांस ली। उसे कमर से थामते हुए झटके से उसने अपने करीब कर लिया। वो सांस रोककर आंखें फाड़कर अरमान को देखने लगी थी। कैसे बताऊं तुम्हें? बताओ, कैसे हौसला दूं? क्या ये काफ़ी नहीं कि अरमान खान तुमसे मोहब्बत करता है और तुम अब उसकी पत्नी हो? तुम्हारा नाम के साथ अरमान खान का नाम जुड़ चुका है। तुम्हें और किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, न किसी रिश्ते की। ये कहते हुए अरमान ने उसे बेड पर गिरा दिया था और खुद उस पर हावी हुआ था। अरमान के अपने ऊपर हावी होता हुआ देखकर रिया की जान गले में आ गई थी। ये आप क्या कर रहे हैं? वह अपना रोना भूलकर घबराते हुए अरमान को देखने लगी थी, जो गहरी नज़रों से उसी को देख रहा था। तुम्हें नहीं पता है पति पत्नी करीब क्यों आते हैं? अरमान ने उल्टा सवाल कर दिया तो रिया का चेहरा अनार की तरह लाल हो गया था। हमारी शादी वैसे नहीं हुई ना, मैं अभी इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे कुछ वक्त दीजिए प्लीज़। वो घबराहट में अरमान को पीछे हटाते हुए उठने लगी थी, जब अरमान ने उसके दोनों हाथ थामते हुए बेड से लगाए थे। मुझे ये सब बातें समझ में नहीं आती। इन सब के लिए क्या दिमाग तैयार करना है तुम्हें? ये सब फिजूल की रुकावट है। ये कहते हुए अरमान ने उसे और भी कुछ कहने का मौका नहीं दिया था। रिया की किसी बात को उसने अहमियत नहीं दी थी, बल्कि रिया पर हावी होता चला गया था। रिया की डर से सिसकियां भरने लगी थी, पर जल्द ही वह सिसकियां अरमान ने अपनी मोहब्बत में दबा दी थी। घंटों बाद वह उसी के आगोश में गहरी नींद में सो रही थी। अरमान उसके मासूम चेहरे को देख रहा था तो आखिर वह रिया रईस खान को हासिल कर चुका था। आगे का काम बहुत आसान था। अगले दिन सुबह उसकी आंख खुली तो वह कमरे में अकेली थी। होठों पर शर्मिंदगी भरी मुस्कुराहट फैल गई थी। आज कॉलेज की भी छुट्टी हो चुकी थी। ये सोचते हुए वह और कपड़े उठाते हुए वह वॉशरूम में बंद हो गई थी। बाहर निकली तो अपने कमरे में गई है। अपना ज़रूरी सामान पैक करने लगी ताकि इस सामान को वह अरमान के कमरे में सेट कर सके। सारे काम करने के बाद तैयार होकर वह अरमान का इंतज़ार करने लगी थी। उसने अरमान को कॉल मिलाई थी, जिसके जवाब में अरमान ने उसे अपनी तरफ से उसे एक मैसेज भेजा था, मैं अभी बिज़ी हूँ। कुछ लम्हे अपना टाइम गुजारने के लिए उसने अपने दोस्त को कॉल मिलाई थी और साथ मॉल चलने को कहा था। दिल था कि अरमान के बिना लग ही नहीं रहा था। वह दोस्त के साथ मॉल जा रही थी जब बीच सुनसान सड़क के बीच बड़ा सा डब्बा देखकर ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी थी। वह और उसकी दोस्त चौंक कर गाड़ी से बाहर निकली। ड्राइवर ने उसे रोका था, पर वह ड्राइवर की बात को नज़रअंदाज करके उस डिब्बे की तरफ बढ़ी थी। अपने दोस्त को इंटरेस्ट से देखा और फिर इस डब्बे पर रखी हुई प्लास्टिक को हटाते हुए उसने डब्बा खोला था। कुछ लम्हे तो अंदर देखते हुए कुछ समझ नहीं आया था, पर अगले लम्हे मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकली थी। वह डर से लगातार चीखती हुई वापस गाड़ी की तरफ बढ़ी थी। उसकी दोस्त भी गाड़ी की तरफ भाग गई थी। वो दोनों गाड़ी में बैठकर बुरी तरह से रो रही थी, जबकि रिया के होश बुरी तरह से कांप रहे थे। ड्राइवर ने गाड़ी वापस घर के रास्ते पर डाल दी थी और रईस खान को फ़ोन करके बुला लिया था। वह मामले को समझते हैं ऑफिस से निकल गए थे। अगले 2 घंटे बाद टीवी के हर चैनल पर इस अनजान डिब्बे के बारे में बात हो रही थी, जिसमें एक गंभीर अवस्था में लाश मिली थी। किसी ने बेइंतहा दरिंदगी दिखाई थी। रिया घर लौटी तो कांपते हुए कदमों से गाड़ी से बाहर निकली। अभी कुछ कदम चली ही थी कि लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिरती हुई होश से अनजान हो गई। नौकरानी तेज़ी से उसकी तरफ भागती हुई आई थी और दूसरी नौकरानी की मदद से उसे कमरे में ले गई थी। रईस खान घर पहुंचे थे और पीछे से रिया की हालत की खबर अरमान को भी पता चल गई थी।
रईस खान ने डॉक्टर को बुलवाया था। डॉक्टर ने रिया का चेकअप करते हुए डरावनी और सदमे से भरी हुई इस बेहोशी की वजह बताई थी। ड्राइवर ने उन्हें सारी बात का पता चल चुका था कि वह रिया के करीब उसका हाथ मजबूती से थाम कर बैठे हुए थे, जबकि कुछ दूरी पर सीने पर हाथ बांधे हुए नैना भी खड़ी हुई थी और अपने पिता को देख रही थी। वो रिया के माथे को चूमकर खड़े हो गए थे। वह यहाँ अरमान के सामने कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं पड़ सकते थे। कुछ देर बाद अरमान भी घर लौटा था और सीधा रिया के कमरे की तरफ आया था। तुम अब रिया के पास नहीं जाओगे, वो मेरी बेटी है, इस बार वह ऐलान करते हुए बोले थे। अरमान ने एक झटके से उन्हें पीछे किया था। पत्नी है मेरी, मेरे रास्ते में आइंदा मत आना, वो नफरत से कहता हुआ रिया के कमरे में दाखिल हुआ था और बेड पर बेहोश इस नाजुक शरीर को बाहों में उठाते हुए बाहर निकला था। रुख अपने कमरे की तरफ था। रिया को अपने कमरे में ले जाते हुए उसने बेड पर लेटाया था और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया था। रईस खान के होंठ इतनी समय में पहली बार मुस्कुराए थे। तुम मेरी बेटी के ज़रिए मुझे मात देना चाहते थे अरमान, पर अब तो खेल उल्टा हो गया है। तुम्हारी आंखें तो मुझे कोई और ही कहानी सुना गई हैं। लगता है अब रिया मेरा मोहरा बनेगी। आखिरकार मेरी बेटी है, मेरे ही काम आएगी। अब मैं इसे तुम्हारे लिए वह सज़ा बनाऊंगा कि तुम याद रखोगे। वो दिल ही दिल में रहते हुए बाहर की तरफ बढ़ने लगे थे जब नैना की आवाज़ पर रुके थे। मैं आपकी कौन हूँ? बहुत तड़पकर उसने ये सवाल पूछा था। ज़रूर वह सब कुछ जान चुकी थी। रईस खान ने गहरी सांस ली। जो भी हो, पर मैंने तुम्हें बेटी वाली ज़िंदगी ही दी है, वो कहते हुए बाहर निकल गए थे जब रईस खान के सामने वह आकर खड़ी हुई थी। आपकी इकलौती बेटी रिया है तो मैं कौन हूँ रईस खान? मैं अपना डीएनए करवा चुकी हूँ। मेरा डीएनए आपसे मैच नहीं करता। मेरे पिता कौन है? वो रोते हुए चिल्लाई थी, पर अगले ही लम्हे रईस खान के हाथ से पड़ने वाला थप्पड़ उसे हैरान कर गया था। आवाज़ नीचे रख कर बात करो। मर गए हैं तुम्हारे माता पिता। अगर मैं तुम्हें न अपने साथ लेकर आता तो अभी पड़ी हुई होती किसी कोठे पर। गुस्से से कहते हुए वह बाहर निकल गए थे जब नैना की हंसी पर उन्हें रुकना पड़ा। कितने मतलबी इंसान हैं आप क्या समझते हैं मैं सच नहीं जानती? मेरे माता पिता का कत्ल किया है आपने और मुझे पनाह इसलिए दी ताकि दुश्मनों के सामने चारा बनाकर पेश कर सके। दुश्मन की गोली का निशाना आपकी सगी बेटी रिया नहीं बल्कि मैं बनूं। वो रोते हुए चिल्लाई थी। सारी ज़िंदगी उनका पिता समझकर वह हर सही गलत को बात मानती आई थी उनकी, कि अकेली दुनिया में उसका पिता ही उससे मोहब्बत करता है। ये मान भी टूटकर चूर चूर हो गया था। ओहो, तो तुम सब जान गई हो। गुड, पर है तुम्हारे पास मेरे टुकड़ों पर पलने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। है कोई ठिकाना तुम्हारे पास? वह अचानक ज़ोर से चिल्लाई थी। नैना की आंखें बंद हो गईं जबकि रईस खान मुस्कुराते हुए वहाँ से बाहर निकल गए थे। नैना बेबसी से ज़मीन पर बैठती हुई सिसकने लगी थी। वो तो बिल्कुल लाचार और मददगार थी। कितना अच्छा होता अगर अरमान रिया की जगह उसे चुन लेता और फिर वह रईस खान को उसकी औकात बताती। वो होश में आई तो अरमान उसके बराबर में आंखें बंद करके लेटा हुआ था। अपने ऊपर रिया की नज़रों को महसूस करके अरमान ने आंखों से हाथ हटाते हुए रिया को देखा था। अगले लम्हे रिया उसके सीने से लगकर बुरी तरह से रोने लगी थी। उसका शरीर कांपने लगा था। मेरी इजाज़त के बिना और मेरे गार्ड्स के बिना तुम बाहर क्यों गई थी? अरमान ने उसका रोना नज़रअंदाज करके गुस्से से पूछा था। वो उठ बैठा। रिया अब भी उसके सीने से लगी हुई थी। कोई इतना दरिंदा कैसे हो सकता है उस डब्बे में? वो रोते हुए अरमान को सब बताने की कोशिश कर रही थी। शट अप, मैंने पूछा तुमने मेरी इजाज़त के बिना घर से बाहर कदम कैसे निकाला? वो रिया का मुंह दबोचते हुए दहाड़ा तो रिया सब भूलकर डर से अरमान को देखने लगी थी। मुझे आपसे डर लग रहा है, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, वह डर से कहते हुए अपना मुंह उसके हाथों से आज़ाद करवाने लगी थी। तुम्हें मुझसे डरना भी चाहिए रिया, तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी थी। तुम मेरी इजाज़त के बिना बाहर कैसे गईं? अरमान ने एक झटके से उसका चेहरा छोड़ा तो वह रोते हुए डर से पीछे से खिसकने लगी। प्लीज़ मुझसे ऐसी बात मत कीजिए। वह चेहरा हाथों में छुपाकर रोने लगी थी। सारा डर एक तरफ और अरमान की डांट एक तरफ। अरमान ने गुस्से पर काबू करते हुए अपने चेहरे पर हाथ फेरा था। सुकून से गहरी सांस ली और अचानक रिया को खींचते हुए अपने सीने से लगा लिया। वो अरमान के सीने से लगती हुई बुरी तरह से सिसकने लगी थी। कुछ भी नहीं देखा तुमने, जो भी देखा था उसे भूल जाओ। अरमान के कहने पर वह अरमान का कॉलर मुट्ठी में दबोचते हुए नहीं में सिर हिलाने लगी थी। नहीं, मैं कुछ नहीं भूल सकती। आपने वो नहीं देखा जो मैंने देखा। कोई इतना दरिंदा कैसे हो सकता है? किसी के ऐसे जान कैसे ले सकता है? जिसने भी ये किया है वह इंसान हो ही नहीं सकता, वो तड़पकर कहने लगी थी। अरमान ने एक बार फिर उसे ज़बरदस्ती अपने सीने से लगा लिया था और उसकी कमर थपकने लगा।
वह मासूम नहीं जानती थी कि जिसकी दरिंदगी के किस्से वह अरमान को सुना रही थी, वह दरिंदा तो खुद अरमान था। तो दोस्तों, ये कहानी जो है आगे की सुनने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ ही साथ इसका जो दूसरा पार्ट है वो कल रात 8 बजे आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसका दूसरा पार्ट आपको कल रात 8 बजे आप देखना बिल्कुल भी ना भूलें। ज़रूर पढ़िएगा, कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा आगे जाकर के सस्पेंसफुल होने वाली है। तो आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई हो। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल हम आपसे फिर इसका दूसरा पार्ट लेकर के।